नदी एवं भूमिगत जल अपने प्रवाह से पृथ्वी के आकार को लगातार बदलते रहते हैं। कहीं पर ये अपर्दन करते हैं, कहीं पर ये निक्षेपण करते हैं। यह है कहानी नदी की और भूमिगत जल की। तो चलिए पढ़ते हैं आज अपन टॉपिक नंबर 2 अध्याय 6 का। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भू आकृतियां तथा उनका विकास। इसका अपन पढ़ेंगे टॉपिक दूसरा। इसमें है नदी एवं भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, अपर्दित एवं निक्षेपित। अपन ने अभी इसके पहले पढ़ा था कि नदियों के अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि नदियों की निक्षेपण से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है एवं भूमिगत जल से अपर्दन और निक्षेपण की कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियां, सबसे पहला है जलोढ़ पंख। अब जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख होता है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है तो नदी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लाती है। तो उन अवसादों को नदी एक पंखाकार रूप में फैला देती है, तो उसको कहा जाता है जलोढ़ पंख। जैसे कि यह पर्वतीय क्षेत्र है, एक यह पर्वतीय क्षेत्र है, यह पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से यह नदी निकली, यहां से यह नदी निकली। जब यह नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो अवसादों को फैला देती हैं। क्यों? क्योंकि ढाल बहुत अधिक कम हो जाता है। तो इस कारण इन अवसादों को क्या कहा जाता है? अवसादों को फैला देती हैं। इन अवसादों को कहा जाता है जलोढ़ पंख। अब जलोढ़ पंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निक्षेपण हो जाता है और यह पंख रूप में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जलोढ़ पंख। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हैं तो उसका प्रवाह धीमा पड़ जाता है और वह अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर को तिकोने पंखे के आकार में जमा कर देती है। यही जलोढ़ पंख कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में, तो नदी का ढाल भी बहुत तेज होता है और नदी का वेग भी बहुत तेज होता है। जैसे जैसे नदी पर्वतीय भाग से निकलकर बाहर आती है, मैदान में प्रवेश करती हैं, तो नदियां का ढाल एकदम से कम हो जाता है। तो नदियां जो भी अवसाद है उन अवसादों को इस प्रकार फैला देती हैं, इस प्रकार अवसादों को फैला देती है। इस प्रकार इसको कहा जाता है जलोढ़ पंख। जलोढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जलोढ़ मृदा की अधिकता रहती है। पंख क्यों कहा जाता है? पंख इसलिए कहा जाता है कि यह पंख की तरह, पक्षियों के पंख की तरह नदियां अवसादों को फैला देती, इसलिए इसको कहा जाता है जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन। अब है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा नदी की किस अवस्था में बनाया जाता है? डेल्टा जैसे कि मैंने बताया था, डेल्टा बनाया जाता है नदी की वृद्धा अवस्था में। जब नदियां चलते चलते लास्ट स्टेज पर पहुंचती हैं तो नदियों में पानी की बहुत अधिकता हो जाती है और लास्ट स्टेज पर पहुंचते पहुंचते समुद्र किनारे पहुंचते पहुंचते नदी का जो ढाल है, ढाल में अत्यधिक कमी आ जाती है। इस ढाल में कमी के कारण, ढाल में तो कमी आ जाती है लेकिन नदी में अवसादों की मात्रा बहुत अधिक रहती है। तो अवसादों की मात्रा अधिक रहती है तो जो अवसाद रहते हैं वो नदी के मुहाने पर धीरे धीरे जम जाते हैं। तो नदी क्या होता है कि जब इसके मुहाने पे अवसाद जम जाएंगे तो नदी का मुहाना चौक हो जाता है या नदी का मुहाना यह बंद हो जाता है। तो नदी धीरे धीरे छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार की वितरिकाओं को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की वितरिकाओं को कहा जाता है डेल्टा। और यह चाप के आकार का बनता है, इसलिए यह कहा जाता है चापकार डेल्टा, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा चापकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नदियां समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद एवं मंद ढाल के कारण बहुत ही मंद गति से बहती हैं एवं अवसाद को त्रिभुजाकार आकृति में जमा कर देती हैं, जिसे डेल्टा कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि नदियों में अवसाद की मात्रा तो बहुत अधिक हो जाती है और जल की मात्रा भी बहुत अधिक हो जाती है। तो इस कारण से जो अवसाद है जो नदी के मुहाने पर जमा हो जाते हैं, जब अवसाद नदी के मुहाने पर जमा हो जाएंगे तो क्या होगा? तो नदी का जो सिरा है या जो नदी का मुहाना है वो चौक हो जाएगा। तो धीरे धीरे नदियां छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। इन्हीं वितरिकाओं को कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा कैसा जमीन होती है? डेल्टा बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है, क्योंकि डेल्टा पर
जो अवसाद जाते वो जाते जाते इतने चिकने और महीन हो जाते, यहाँ पर गाद, सिल्ट की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है और यहाँ पर दलदली क्षेत्र बहुत अधिक पाया जाता है। जैसा कि इसका उदाहरण है भारत का गंगा का गंगेटिक डेल्टा। भारत में गंगेटिक डेल्टा का निर्माण किससे होता है? गंगेटिक डेल्टा का निर्माण होता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर जैसे कि सुंदरवन वन डेल्टा है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति है? यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण दलदलीय क्षेत्र में होता है, जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें कहाँ होती हैं? मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें जमीन से बाहर होती हैं ऑक्सीजन के लिए। इसके बारे में अपन अगले अध्याय में विस्तृत से चर्चा करेंगे। अब है बाढ़ के मैदान। जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनाती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। जैसा कि अपन ने देखा, जैसे जैसे नदी पर्वतीय इलाकों से बाहर आती है तो इसमें बहुत अधिक सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। जब बहुत अधिक सहायक नदियां इसमें आकर मिल जाएंगी तो जल एवं अवसाद की अधिकता होगी। जल एवं अवसाद की अधिकता के कारण जो नदी का पानी है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर आने लगेगा। तो इस प्रकार यह पानी बाहर आने लगेगा। इस प्रकार यह एक मैदान का निर्माण हो जाएगा। इस मैदान को कहा जाएगा बाढ़ के मैदान। डेविस ने इस बाढ़ के मैदान को क्या नाम दिया? डेविस ने इस बाढ़ के मैदान को कहा पेनी प्लेन। और जो यहाँ पर यत्र तत्र छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देती है, इनको डेविस ने कहा मोनेड नान। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण का प्रमुख स्थल रूप है। बारीक पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर नदी के आसपास के निचले क्षेत्र में जमा हो जाते हैं और इस प्रकार हर साल बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैल जाता है तो उस पर जगह जाम हो जाते हैं। इसमें यह देखा जाए, आगे चित्र में देखा जाए, जैसे यह नदी का प्रवाह है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है तो बाढ़ से यह पानी बगल वाले इलाकों में फैल जाता है, जिससे हर वर्ष जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जो निचले भाग रहते हैं इनको कहा जाता है खादर, और जो अपेक्षाकृत ऊंचे भाग रहते हैं इनको कहा जाता है बांगड़। जहां प्रतिवर्ष कुछ साल पहले बाढ़ का पानी आता था लेकिन अब वहां बाढ़ का पानी नहीं आता, उसको कहा जाएगा बांगड़। जहां पर हर साल नदियों द्वारा मिट्टी को बिछा दिया जाता है उसको कहा जाता है खादर। जैसे कि यह है, इससे क्या समझते हैं? यह है बाढ़ का मैदान। तो नदी के द्वारा बारिश में बहुत अधिक मात्रा में पानी को आसपास बिछा दिया जाता है, जिससे नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और यहाँ पर खेती की जाती है। किसकी खेती? चावल की खेती की जाती है। यह किस एरिया में की है? यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जहां पर जनसंख्या का घनत्व एवं जमघट्टा अधिक होता है, वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। यह है बाढ़ के मैदान। अब देखें अपन नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या होता है? जब नदियों में अवसादों की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है तो नदियां क्या करती हैं? तो नदियां अवसादों का, जो आसपास के इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर अवसादों का जमाव करती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नदी विसर्प। नदी मार्ग में ऐसा आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में बहती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनते हैं। नदी के बाहरी किनारों पर अवसाद तथा भीतरी किनारों पर निक्षेपण का घुमाव का आकार बन जाता है, जो कालांतर में नदी से अलग होगा, जिसे गोकुर झील कहा जाता है, जिसको अपन पिछली स्लाइड पढ़ चुके हैं कि नदी विसर्प क्या होता है। जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में क्या होता है? मैदानी भाग में ढाल बहुत ही मंद होता है। जब मंद ढाल होगा तो नदी का पानी फैल जाएगा। तो नदी का पानी क्यों फैल जाएगा? क्योंकि नदी में अवसादों की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए नदी का पानी फैल जाता है। और कालांतर इस प्रकार पहले तो नदी बहती है, ये नदी बहती है,
अब इस नदी में अवसादों की मात्रा बहुत अधिक है। क्योंकि मैदानी भागों में अपन जानते हैं कि सहायक नदियां आकर उससे मिल जाती है, तो धीरे धीरे यह नदी बेंड का रूप धारण कर लेती है, एक सर्पिल आकार में चलने लगती है। क्योंकि इसमें अवसादों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और समय के साथ ये इतना बेंड हो जाएगा कि ये वाले पार्ट नदी से अलग हो जाते हैं। इनको कहा जाता है, यह वाले पार्ट नदी से अलग हो जाते हैं। यह नदी फिर सीधी एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इसको कहा जाता है गोखुर झील या छाड़न झील। अब इस प्रकार देखा। अब अपन इसमें एक और थोड़ा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि अब यहाँ पर देखा जाए कि अपर्दन किस वाले एरिया में होगा और निक्षेपण किस वाले एरिया में। जैसे नदी का प्रवाह इस तरफ है, नदी का प्रवाह किस तरफ है, पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर अपर्दन होगा और यहाँ पर निक्षेपण होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर इतना नदी का अपर्दन हो जाएगा और ये नदी का निक्षेपण हो जाएगा। धीरे धीरे नदी ऊपर की ओर खिसकती जाएगी, ऐसे ऐसे धीरे नदी की ओर ऊपर की ओर खिसकती जाएगी। और एक समय के बाद इतना अधिक अपर्दन निक्षेपण होगा कि यह भाग ही अलग हो जाएगा। इसको कहा जाएगा ओक्सबो लेक या गोखुर झील। यह है गोखुर झील। समय के साथ ये नदी यहाँ से ही बहने लगेगी, तो ये पूरी झील क्या बन गई, ये बन गई गोखुर झील। अब गुम्फित नदी मतलब क्या होता है कि जब नदी अवसाद के कारण बहुत अधिक वितरिकाओं में बढ़ जाती, बहुत अधिक धाराओं में बढ़ जाती, तो उसको कहा जाता है गुम्फित नदी। जैसे कि भारत में गुम्फित नदी का उदाहरण क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में गुम्फित नदी का उदाहरण। क्योंकि सबसे अधिक अवसाद ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं, जो अवसाद के कारण धारा रुक जाती है और अवसाद के कारण धारा रुक जाती है और पानी विभिन्न वितरिकाओं में बट जाता है। नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने लाए गए अवसादों को जमा करने लगती है। इससे नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बालों की दीवार से एक दूसरे को अलग होती हैं और शाखाओं में बढ़ती हुई गुम्फित नदी कहलाती है। जैसे कि जब नदी का ये स्थलाकृतियां कब होंगी, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगी और नदी डेल्टाई भागों में प्रवेश कर जाएगी वृद्धावस्था में, जहां पर ढाल बहुत अधिक कम हो जाता है। तो इस प्रकार नदी बहती है। यहाँ पर नदी में अवसादों की मात्रा बहुत अधिक है, तो नदी विभिन्न प्रकार की वितरिकाओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार नदी बहुत अधिक वितरिकाओं में बढ़ जाती है। अब इन वितरिकाओं को क्या कहा जाता है, इन वितरिकाओं को कहा जाता है गुम्फित नदी। गुम्फित नदी का उदाहरण क्या है, यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब है भौमजल। भौमजल से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भौमजल क्या है, ग्राउंड भौम मतलब ग्राउंड वाटर। तो भौमजल किस प्रकार की स्थलाकृतियों में देखा जाएगा, भौम वाटर कास्ट स्थलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं चूना युक्त प्रदेशों में। जैसे कि यूगोस्लाविया क्षेत्र में चूना अधिक या कास्ट प्रदेश की चट्टानें पाई जाती। इसी प्रकार जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इसके बारे में अपन देखते हैं। जब धरातल के नीचे चट्टानों की संधियां छिद्रों से होकर क्षैतिज अवस्था में बहता जल का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रभाव ही चट्टानों के अपर्दन का कारण बनता है। चूने चट्टानें आर्द्र क्षेत्र में जहां वर्षा अधिक होती है एवं रासायनिक क्रिया द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे कि यह अब कास्ट स्थलाकृतियों का अधिक निर्माण कहाँ होता है, कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होगा, कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण वहां होगा जहां पर वर्षा की अधिकता होगी। क्योंकि वर्षा की अधिकता, जैसा कि अपन ने जानते हैं कि चूना पत्थर पे जब तक पानी नहीं आएगा, जब तक इस पर क्रिया नहीं होगी, जब चूना पत्थर कहां पर अधिक मात्रा में पाया जाएगा, चूना पत्थर उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाएगा जहां पर पानी की मात्रा अधिक हो।
क्योंकि इस पर रासायनिक क्रिया से CaCO3 का निर्माण होता है, और इसी CaCO3 के निर्माण के कारण किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? इसी CaCO3 के कारण किस प्रकार की कास्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब कास्ट स्थलाकृति भी दो प्रकार की होती है, एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है और एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियां स्थल रूप। सबसे पहले घोलरंध्र। अब घोलरंध्र का निर्माण कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पर बारिश हुई, बारिश के कारण ये अपसादी चट्टान है, तो ये चट्टान में छोटे छोटे होल्स पड़ गए, इनको क्या कहा जाएगा? इन होल्स को कहा जाएगा घोलरंध्र। अगर छोटे छोटे पड़ते हैं तो इनको कहा जाएगा घोलरंध्र। यदि बड़े बड़े पड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा? युवाला, डोलाइन, पोलजे, ये इनके ये छिद्रों के नाम है। जो जब ये छोटे छोटे से बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं, ये कीप के आकार के गर्त होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार होते हैं। इनकी गहराई आधे मीटर से 30 मीटर है, उससे भी अधिक होती है। यह देखा जाए, जैसे यहां यह एक चट्टान है, यह एक चट्टान है। अब यह चट्टान पे यहाँ पर बारिश हुई, बारिश के कारण यहाँ पर छोटे छोटे ये गड्ढे पड़ जाते हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। इन गड्ढों को कहा जाता है घोलरंध्र। अब विलयन रंध्र, ये कुछ गहराई पर घोलरंध्र के निचले भाग से जुड़े होते हैं। चूना पत्थर चट्टानी तल पर घुलन क्रिया से इनका निर्माण होता है। अब अपन यह देखा जाए कि इनका निर्माण कैसे होता है। जब यह अभी तो यह गड्ढे छोटे छोटे हैं, जब और गहराई तक इनका पर्दन होता जाता है, यह गड्ढे और बड़े बड़े हो जाते हैं, यह गड्ढे और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के ये गड्ढे इस तरह बड़े, पहले तो ये छोटे छोटे गड्ढे थे, छिद्र थे, अब ये छिद्र बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन छिद्रों को कहा जाता है विलयन रंध्र। अब लेपीज। लेपीज क्या होता है? धीरे धीरे चूना युक्त चट्टान में अधिकतर भाग खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहा जाता है। इनका निर्माण चट्टानों की संधियों में घुलकर होता है। देखो, लेपीज का निर्माण होता है कि जैसे यह कोई चट्टान है, यह कोई चट्टान है, अब यह चट्टान यह चट्टान का ऊपरी वाला भाग है, यह चट्टान का ऊपरी वाला भाग है, यह चट्टान का ऊपरी भाग है। अब इस ऊपरी भाग में बरसात हुई, बरसात से धीरे धीरे ये गड्ढों के रूप में बदल गए। अब यह इतनी अनियमित हो जाती है कि इसमें यह बहुत ही अनियमित हो जाती है, सतह बहुत ही अनियमित हो जाती है कि इस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल नुकीले पत्थर निकल आते हैं। तो इसको कहा जाता है लेपीज। अब अपन पढ़ेंगे भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियां। निक्षेपित स्थलाकृतियां मतलब ये है कि भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपित एक जगह अवसादों को निक्षेप किया जा रहा है। इसमें 3 स्थलाकृतियां आती है, एक है स्टेलेक्टाइट, एक है स्टेलेग्माइट और तीसरा है कंदरा स्तंभ। सबसे पहले देखा जाए कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है। जब भूमिगत जल से ऊपर से, यह जैसा कि भूमिगत जल है, यहाँ पर कोई पानी धीरे धीरे रिश्ते पानी रिश्ता है, धीरे धीरे पानी रिश्ता है, तो रिश्ते यहाँ पर छोटी छोटी कंदराओं का निर्माण हो जाता है। इन कंदराओं को कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। अब इनका निर्माण कैसे होता है? धीरे धीरे पानी के रिसने से इनका निर्माण होता है। यह चूना प्रदेशों में निक्षेपात्मक प्रक्रिया की स्थलाकृति है। कंदराओं की छत से चूना मिलता हुआ जल टपकता है, टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश छत में ही लटका रह जाता है, जैसे कि मैंने बताया, छत में ही लटका रह जाता है। इनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चूना छत में लगा रह जाता है। ऐसी लटकती हुई स्तंभों को कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। जैसे कि यह है स्टेलेक्टाइट। यहाँ से तो पानी धीरे टपकते टपकते ये बन गई।
जैसे कि अपन घर में भी देखते हैं, टपकते टपकते ये बन जाती है, इसको कहेंगे स्टेगलेक्टाइट। अब स्टेगलेक्टाइट, जब चूना मिश्रण जलकंदरा की आगे छत से नीचे धरातल पर गिरता है, जल तो वाष्पीकृत हो जाता है लेकिन चूना वहीं पर जमा हो जाता है, तो इस प्रकार की कंदरा को कहा जाता है स्टेगलेक्टाइट। यह है ऊपर से, यह छत पे तो जो लटकती रहती है, इनको कहा जाएगा स्टेगलेक्टाइट। अब इनसे जो पानी नीचे गिरेगा इनको कहा जाएगा स्टेगलेक्टाइट। जो पानी नीचे गिरता है इनको कहा जाता है स्टेगलेक्टाइट। ये है स्टेगलेक्टाइट। अब कंदरा स्तंभ किसे कहेंगे? विभिन्न मोटाई के स्टेगलेक्टाइट व स्टेगलेक्टाइट बढ़कर आपस में मिल जाते हैं तो कंदरा स्तंभ कहा जाता है। जब यह स्टेगलेक्टाइट और स्टेगलेक्टाइट दोनों ही मिल जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एक कंदरा स्तंभ। एक पूरा स्तंभ का निर्माण हो गया है, जब यह समय के साथ टपकते टपकते मिल जाएंगे तो इनको कहा जाएगा कंदरा स्तंभ। इस प्रकार अपन ने देखा कि चाहे आकाश स्थलाकृति हो चाहे नदीकृत स्थलाकृति हो, दोनों ही पृथ्वी के तल को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दोनों का ही मनुष्य के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक उपयोग है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अपरदन एवं निक्षेपण से विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें मनुष्य आर्थिक योगदान देता है। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से क्यूपी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और हमें रिव्यू दे के बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।